नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विज़न यूपीएससी। इसमें हम आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट लेकर आए हैं जिसमें हम पूरी एम लक्ष्मीकांत आपको अलग अलग लेसन वाइज, अलग अलग पार्ट वाइज आपको हम पूरी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको हमारे एम लक्ष्मीकांत की किताब का पहला लेसन जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो नाम था, जिसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेसन का पहला भाग आपको बताया था, जिसमें आपको कंपनी के शासन के बारे में बताया गया था। आज हम आपको ताज के शासन के बारे में, ताज का शासन का मतलब यहाँ पर ये है जो क्वीन विक्टोरिया के द्वारा जो शासन चलाया गया, क्वीन विक्टोरिया के माध्यम से जो शासन चला है उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करना है। ये आपके जो सन दिया गया 1858 से लेकर 1947 तक जो समय चलता है, ये आपका क्वीन विक्टोरिया के द्वारा जो समय चलाया गया, मतलब अंग्रेज जो वहाँ के ब्रिटेन से जो समय जो शासन चलाया गया उसके विषय में यहाँ पर आज आपको पढ़ना है। एक बार पहले हम क्या करते हैं, हम जो कल हमने पढ़ा था उसका थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ। पहला इसमें महत्वपूर्ण, आपको सबसे पहले जो पहला कंपनी का शासन आया था वो कौन सा शासन आया, एक्ट आया था, वो आया था आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखना है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। सबसे पहले तो जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदल के क्या कर दिया था, बंगाल का गवर्नर जनरल, मीन्स गवर्नर का नाम क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल। ठीक है, और उसकी सहायता के लिए यहाँ पर 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया था। ऐसे पहले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हमारे पहले गवर्नर हुए थे। इसके बाद जो मद्रास, बम्बई और बंगाल की प्रेसिडेंसी थी वो किसके अधीन कर दी गई थी, बंगाल के अधीन कर दी गई थी। किसके अंतर्गत अधीन कर दी गई थी, बंगाल के अधीन कर दी गई थी। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण सुधार किया गया था, क्या था, 1774 में उच्चतम न्यायालय की जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बनाया गया था, उसकी स्थापना 1774 में की गई। किसी एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें से नहीं है। फिर हाँ, एक और था यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किसके एक्ट में की गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की गई थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1700 यहाँ पर आया था, इसके बीच में एक 1781 का पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था। यहाँ पर ये दिया गया है 1781 का एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था, संशोधन अधिनियम, जिसको कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में केवल यही बात महत्वपूर्ण है कि 1781 में एक एक्ट आया था जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, बस। इसके बाद 1784 में आपका जो एक्ट आया था उसकी कुछ खास बातों की यदि हम बात करेंगे, उसकी कुछ खास बातें आपकी कौन कौन सी। 1784 का आपका जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें द्वैध शासन व्यवस्था, यहाँ पर जो है द्वैध शासन व्यवस्था किसके माध्यम से प्रारंभ हो गई थी, ये आपकी जो है द्वैध शासन व्यवस्था, यहाँ पर उसका शुभारंभ कर दिया गया था। ये नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रबंध के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से नया निकाय का गठन किया गया और इस प्रकार से द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी। तो आपको यहाँ पर 1784 में ये बात याद रखना है, 1784 में एक बार पुनः एक्ट के माध्यम से द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ हो चुका था। इसके बाद हम बात करेंगे, पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र हमारा किस एक्ट में कहा गया था, 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था। इसके बाद चार्टर एक्ट आए थे। चार्टर एक्ट आपका प्रथम चार्टर एक्ट 1793 में आया था। ये आपका तीसरे नंबर का चार्टर था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको यदि बताएं तो इसमें जो था, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपकी निकल के आती है कि जो हमारे जो गवर्नर थे, जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उनका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। इसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ कि प्रथम भारत का गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर जनरल, जो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ अन्य बातें। 1833 का सिविल सेवकों के लिए यहाँ पर क्या आयोजन के लिए प्रयास किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवकों के खुली प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया था। ठीक है, और हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद आपका 1833 का नहीं, 1853 के बाद, इसके बाद आपका 1853 का चार्टर एक्ट आता है। ये आपका चार्टर के माध्यम से जो 18 चार्टर का अंतिम अधिनियम है, ये लास्ट आपका, ये बात आपको याद रखनी है, ये दिस इज द लास्ट चार्टर एक्ट जो कि ब्रिटिश संसद के माध्यम से पारित किया गया था। इसमें पहली बार क्या किया गया था,
गवर्नर जनरल के जो विधायी कार्य हैं, जो विधायिकी कार्य हैं और प्रशासनिक कार्य को कैसा कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें ये जो पॉइंट आता है, इसके बाद भारत में खुली सिविल सेवकों की परीक्षा का आयोजन यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। इसने सिविल सेवकों की भर्ती के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। इसके लिए इन्होंने मैकाले समिति की नियुक्ति की थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। और ये समिति कब नियुक्त की गई थी, 1854 में इसको नियुक्त किया गया था। इसके बाद हम बातें हैं, तो इसके बाद और कुछ बातें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से हमारा आज का जो टॉपिक है, ताज का शासन, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कल का हमने रिवीजन कर लिया। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ताज का शासन, जो कि आपका अगला भाग है, पार्ट 2 है आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। चलिए, तो बिना देर किए हम आपका अपना एक नया जो टॉपिक है ये आपके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको लाने का कारण क्या था, इस एक्ट को लाने का कारण क्या था और ताज का शासन क्यों आया। देखो क्या होता है कि जब 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति होती है, तो उस दौरान जो अंग्रेज थे, उस समय क्या हुआ था, बड़ी तादाद में भारत में अव्यवस्था का माहौल फैल गया था। तो उस समय क्या किया था, ब्रिटेन के यहाँ पर जो लोग बैठे थे उनको ये लगा कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। इस तहत इन्होंने क्या किया था, इतनी बड़ी जो अव्यवस्था का कारण बनाकर, इतनी बड़ी अव्यवस्था को अपना कारण बनाकर क्या किया था, इन्होंने ब्रिटेन के लोगों ने, जो वहाँ की गवर्नमेंट बॉडी थी, उसने क्या किया था, यहाँ पर भारत पर पूर्णतः अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक है, मतलब डायरेक्ट कब्जा जमा लिया था। अभी तक क्या था, अभी तक ये प्राइवेट कंपनी के माध्यम से कंट्रोल हो रही थी। जो हमारी जो कंपनी होती है, अभी तक क्या होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो स्थापित हो चुके थे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम केवल और केवल उनको सूचना देना था, वहाँ पर और किसी प्रकार का रूल लगाना नहीं था। ठीक है, चार्टर वगैरह जो वहाँ से पास होते, लेकिन अभी डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली शासन चलाए थे। अब इन्होंने डायरेक्टली अपने हाथ में शासन ले लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी कुछ खास बात है, इसको भारत के लिए शासन के लिए अच्छा बनाने के लिए अधिनियम भी कहा जाता है। मीन्स अच्छा बनाने वाला अधिनियम, मतलब उनके हिसाब से अंग्रेजों के हिसाब से भारत के लिए एक अच्छा अधिनियम था। ठीक है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और गवर्नरों के क्षेत्र राजस्व संबंधी शक्तियों को ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। देखो मैंने बताया अभी तक जो होता था वो आपका इनडायरेक्टली होता था। अब ये क्या कर दिया, इन्होंने डायरेक्टली पूरा यहाँ पर अपने हाथों में समर्थन ले लिया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, डायरेक्टली अपने हाथों में पूरा जो पावर है ले लिया है। किसने ले लिया है, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश राजशाही ने अपना शासन ले लिया है। इस अधिनियम की कुछ खास विशेषताएं आपको मैं बताना चाहता हूं। यहाँ पर इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी खास विशेषता ये है कि इसके माध्यम से क्या किया गया था, इसके माध्यम से बेटा यहाँ पर ये नाम लॉर्ड कैनिंग, ये आपको याद रखना है, ये भारत के प्रथम वायसराय थे। देखो क्या था, ये अधिनियम जब आया तो उन्होंने गवर्नर जनरल का जो नाम था, गवर्नर जनरल का नाम था, उसका नाम बदलकर क्या दिया गया था, भारत का प्रथम वायसराय। पावर वही है, जो पावर गवर्नर जनरल की थी वही पावर वायसराय की है, लेकिन जो उसका नाम है, उसका जो नेम है, उसका जो नाम आपका है, ये आपका बदल दिया था। ये क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल से क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया। तो ऐसे प्रथम वायसराय भारत के कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। 3 क्वेश्चन में कौन कौन से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर का बात कर रहा हूँ, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। और भारत का प्रथम वायसराय जो कि ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था, वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया था, इस अधिनियम के माध्यम से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से द्वैध शासन, अभी हमने आपको पढ़ाया, अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था कि यहाँ पर जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट आया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1784 का 84 का जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसमें द्वैध शासन व्यवस्था आपकी आरंभ कर दी गई थी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये द्वैध शासन व्यवस्था अलग अलग समय पे आपकी आती है, अलग अलग समय पे समाप्त हो जाती है, अपनी सुविधा के हिसाब से, अंग्रेजों की सुविधा के हिसाब से। तो यहाँ पर जो 1858 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसने
इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और 1784 में इसका क्या किया था, इसको फिर से शुभारंभ किया था। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो अगला आपका पॉइंट आपका बनता है कि एक नया पद का सृजन किया गया, भारत का राज्य सचिव। भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया था, जो भारत के प्रशासन के संपूर्ण नियंत्रण शक्ति निहित रखता था। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। मीन्स एक नया इन्होंने क्या निकाला, एक यहाँ पर इन्होंने पद निकाला। उन्होंने क्या किया कि एक जो है गवर्नर जनरल, एक जो वायसराय है वो भारत में रहेगा। जो वायसराय है वो भारत में प्रशासनिक स्थिति जो भी चीज़ है उसका सर्वे सर्वा रहेगा, उसको वहाँ पर देखेगा। और एक व्यक्ति ब्रिटेन में रहेगा, जो कि ब्रिटेन की संसद का और उनकी कैबिनेट का एक सदस्य होगा। ब्रिटेन की कैबिनेट का एक सदस्य होगा जो संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, तथा जो अंग्रेज जो वहाँ पर भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी वो यहाँ पर पूरी तरह से देगा। ठीक है, ये कहने को तो भारत का राज्य सचिव है, लेकिन ये अंग्रेज़ों का एक प्रतिनिधि होता था, जो कि भारत की जानकारी हमें वो अंग्रेज़ों को देता था, इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था ब्रिटेन में। इसके बाद इसमें आपकी इतनी ही बातें इम्पोर्टेंट थी, इस अधिनियम से जुड़ी हुई आपकी कुछ बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा इस अधिनियम से जुड़े हुए कि भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। ये एक सलाहकार समिति थी। परिषद अध्यक्ष भारत का सचिव होता था। मीन्स उसकी सलाह के लिए, उसके सहयोग के लिए 15 सदस्यीय परिषदों का भी गठन किया गया था। इसके बाद इस कानून के तहत भारत के सचिव के परिषद गठन किया गया, जो कि एक नियमित निकाय था और भारत इंग्लैंड के मुकदमे करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था, मतलब इन पर मुकदमा किया जा सकता था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आपके भारत परिषद अधिनियम है। ये आपका कौन सा था, ये बेटा आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपका कौन सा था, ये भारत सरकार अधिनियम था। कौन सा अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम था। ये आपका है भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो ये आपके 3 भारत परिषद अधिनियम यहाँ पर आते हैं। लाइन बाय लाइन हम तीनों को स्टडी करते हैं यहाँ पर। 1861 सबसे पहले तो इसका कारण क्या था, थोड़ा सा इसका कारण भी हम समझ लेते हैं। 1857 की, देखो 1857 की क्रांति से बहुत सारे परिवर्तन आए थे। तो 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक होता है। तो आपसे पूछें भारत परिषद अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी है। उसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी थी क्योंकि अंग्रेज़ों को इसलिए जरूरी पड़ी थी, उनको ये महसूस हुआ कि हमें भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग आवश्यक है। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को लागू किया था। अब परिषद मतलब यहाँ से परिषद से हमें मतलब समझ में आता है कि भारतीय लोगों का यहाँ पर हिस्सेदारी हो। भारतीय लोगों की मतलब उनकी परिषद में, उनकी जो संसद भवन हो जहाँ से उनका देश चल, मतलब भारत देश को ऑपरेट करते हैं, इसमें भारतीय लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ से इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया की भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया की शुरुआत की गई। इस प्रकार वायसराय ने कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सका। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो कौन से भारतीय थे, उनको क्या किया कि गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया। सबसे पहले क्या है, गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किन को किया था, तो ये किया था कौन था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये वैसे कहने को तो इनके पूरे पक्ष में होते थे, मतलब उन्होंने सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखा जो उनके विरोध में बोल सके। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें नहीं हैं आपकी। यहाँ से मैं आता हूँ। हाँ, ये आपका इम्पोर्टेंट है। उत्तर बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 विधान परिषदों का गठन किया गया। मतलब यदि पूछा जाए आपसे सबसे पहले विधान परिषद का गठन कहाँ पर हुआ, बंगाल में, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। उत्तर पश्चिमी का मतलब यहाँ पर क्या है, जो आपका सिंध और बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, सिंध वाला एरिया है, जो कि आज के समय पाकिस्तान में है। वर्तमान में जो पाकिस्तान में जो हिस्सा है उस वाले हिस्से को यहाँ पर बताया गया है सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में। बंगाल में 1862 में, उत्तर नॉर्थ वेस्ट
सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसने वायसराय की परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग को 1859 के प्रारंभ में पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक से अधिक सरकारी विभागों में प्रभारी बन सकता था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो उनके अपने हिसाब से जो उनकी बातें हैं, है ना। आपको केवल क्या रखना है, ये केवल पढ़ना है। इसका भी हो सकता है आपको पीडीएफ ही मिल जाए, ठीक है। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो बना हुआ है उसमें से भी आप देख सकते हैं, तो उसमें मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। ये कुछ बातें हैं केवल पढ़ने वाली, इसमें पॉइंट वाली बातें नहीं है। ये अधिनियम भी आपको केवल पढ़ने वाला है, इसको आपको केवल पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका आता है 1909 अधिनियम की विशेषता। 1909 का जो अधिनियम था ये आपका महत्वपूर्ण अधिनियम है, और जबकि इससे जो है इससे 1909 के अधिनियम से आपका जो क्वेश्चन है ये आपका यूपीएससी में आया हुआ है। ये आपका यूपीएससी 1992 में, आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत अहमियत होती है यूपीएससी में। इस अधिनियम से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया है, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। कौन सा क्वेश्चन था कि ये जो अधिनियम है 1909 का अधिनियम था उसकी विशेषता क्या थी। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, अधिनियम जो क्वेश्चन आया था वो अलग आया था। देखो, सबसे पहले तो इस अधिनियम में मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अब इस सुधार के नाम से भी जाना था। उस समय ये लिखा हुआ है, लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य के सचिव थे, और जो मिंटो थे, मिंटो भारत के वायसराय थे। कौन थे? भारत के वायसराय थे। अब क्वेश्चन आपका ये आया था, क्वेश्चन यहाँ पर ये आया था, मॉर्ले मिंटो सुधार का, मिंटो और मॉर्ले के सुधार का उद्देश्य क्या था। जो मॉर्ले मिंटो जो आपको सुधार आया था उसका हमारे लागू करने का यहाँ पर उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य का बेटा आपको पता कब चलेगा? जब आप इस अधिनियम को स्टडी करेंगे, ठीक है। जब आप इस अधिनियम को आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप उसका उद्देश्य समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम पूरा अधिनियम को यहाँ पर विस्तार से यहाँ पर स्टडी करेंगे। क्या है हमारे अधिनियम में? इस अधिनियम में क्या है हमारे? सबसे पहले तो इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषदों में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई थी। मतलब 1800 जो हमारा पहला भारत परिषद अधिनियम था, 1861 का अधिनियम, उसमें स्टार्टिंग कर दी गई थी किसकी? विधान परिषदों, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने की। अब इसमें जो क्या किया था 1992 के बाद 1892 के बाद 1909 में इसको और विस्तार कर दिया गया था। लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। मतलब केंद्र में परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 कर दी गई थी, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत की अनुमति थी, ठीक है। केंद्र में सरकारी बहुमत बना रखा, मतलब केंद्र में जो अंग्रेजों की संख्या थी वो बड़ी रही, मतलब उनका, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत जो प्रांतीय स्तर पर थे वो उनकी अनुमति थी, गैर सरकारी सदस्यों की। मतलब गैर सरकारी यहाँ पर अंग्रेज, यहाँ पर भारतीय लोगों की बात हो रही है। अब इसने दोनों स्तर की विधान परिषदों की चर्चा कार्य को दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न उठाने के बजट संकल्पित रखना। इसके बाद यहाँ पर ये इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारत के वायसराय की गवर्नर कार्य परिषद में एक एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। उस सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। आपको पहले जब पढ़ाया गया तो भारतीय वायसराय के पास 4 से 5 कार्यकारी से उनके परिषद के लोग होते थे, मतलब उनकी सहायता के लिए, वायसराय की सहायता के लिए लोग होते थे। तो उनमें भारतीयों की भागीदारी नहीं थी, लेकिन पहले ऐसे भारतीय कौन थे जिन्होंने वायसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बने? तो ऐसे अपने पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको भूलना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब इतना है कि बता नहीं सकते, बहुत बार क्वेश्चन आया है इससे जुड़ा हुआ। इससे जो आपका है क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो कौन सा है, क्या है, क्वेश्चन का नाम क्या है आपका कि वायसराय की कार्यपालिका में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय सदस्य का नाम क्या था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये आपके प्रथम थे। और ये किस परिषद अधिनियम के तहत लाए गए थे? ये आपके 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत आपके लाए गए थे, ठीक है। इनको कौन सा सदस्य बनाया गया? विधि सदस्य। 3 क्वेश्चन आपके निकल के आ गए। कौन कौन से?
पहला भारतीय जो वायसराय की कार्यपालिका का सदस्य था वो कौन से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कौन सा सदस्य बनाया गया था, उन्हें विधि सदस्य कानून मंत्रालय दिया गया था। और किस अधिनियम के तहत इनको लाया गया था, इनको 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत लाया गया था। इसके बाद इस अधिनियम का जो उद्देश्य, अब यहाँ से उद्देश्य का आपका आ गया, जो क्वेश्चन आपका था यूपीएससी का 1992 में जो आपको पूछा गया था, इसका उद्देश्य था जो आप क्वेश्चन यही है कि मोर्ले मिंटो सुधार का क्या उद्देश्य था। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिक को वैधता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता था। इस मतलब एक एक पॉइंट से आपके 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक बात और मेरी सुन लो आप कि ये बुक जरूरी नहीं जो व्यक्ति यूपीएससी का पेपर दे रहा है या आईएएस पीसीएस बनना चाहता है वही इसको पढ़े। मैं कहता हूँ यदि आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी अन्य पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अन्य स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें भी, क्योंकि सब्जेक्ट तो उसमें भी पॉलिटिकल साइंस का है। और अब तो एसएससी भी अपना यूपीएससी के बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान समय की यदि हम बात करें, ठीक है। तो ये नहीं सोचो कि आप केवल के जो बच्चा केवल यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वही ये वीडियो देखे। आप यदि एसएससी की भी तैयारी करते हैं, आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। ये लॉर्ड मिंटो कौन है? हमारे उस समय के भारत के वायसराय थे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो। और इसका उद्देश्य क्या था? इस अधिनियम का उद्देश्य ये था कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखना। मीन्स अलग अलग, हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था। इसके बाद इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय जमींदारों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। मीन्स यहाँ पर क्या है, पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात हो रही है। देखो, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, मतलब उनके लिए भी अलग प्रतिनिधित्व। ये नहीं कि सब, जैसे कि अभी वर्तमान के समय में सारे लोग सब लोगों का वोट बराबर है, कि इसमें ये कुछ नहीं होता है कि आप हिंदुओं का जो भी प्रतिनिधि है तो उसको हिंदू ही वोट देगा। यदि कोई मोमडन्स है, मुसलमान है, उनका कोई प्रतिनिधि है तो उसको केवल मुसलमान ही उसको वोट देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर इसकी बात की पृथक निर्वाचन व्यवस्था को, ठीक है, जो कि इसकी विशेषता थी। अब आता है हमारा अगला अधिनियम, आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम को सबसे पहले इसकी यदि हम बात करें तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, कि इसको एक अलग नाम क्या है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसको आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। यहाँ पर जो मॉन्टेग है ये अपने भारत के सचिव होते थे उस समय के भारत के सचिव, कहाँ के? ब्रिटेन में जो उनके कैबिनेट सदस्य थे, ब्रिटेन के कैबिनेट सदस्य के भारत के सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे? मैं फिर से दोहराता हूँ, जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत के राज्य सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे ये आपके भारत के वायसराय थे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको 1919 में भारत शासन अधिनियम को बनाया गया, लेकिन 1921 में इसको लागू किया गया। ये भी हो सकता है आपसे कुछ ऐसा पूछ ले कि इसको लागू कब किया गया। बनाया उसको 19 में गया था, लेकिन लागू 21 में किया गया, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ सुधार किए गए थे। यहाँ पर आप सुधारों को यहाँ पर समझना है। यहाँ पर कुछ बातें आपके लिए जानना जरूरी है चाहती हैं कि केंद्र में और प्रांतीय विषयों की सूची पहचान कर एवं उन्हें पृथक राज्यों केंद्रीकरण नियंत्रण कम किया जाए। मीन्स केंद्र के काम और प्रांतीय काम की एक सूची को पहचान कर उनको अलग अलग रूप से कार्य किया है। इसकी वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो भारत में एक हिसाब से देखा जाए तो देखो, जो केंद्र के मसले होते हैं, जो हमारे जो जैसे प्रधानमंत्री होता है उसका जो काम है उसका अलग होता है, और जो मुख्यमंत्री होता है उसका कार्य अलग होता है। मुख्यमंत्री का काम उसके राज्य तक ही सीमित रहता है, और जो केंद्र का काम होता है, जैसे मान लो हमारे प्रधानमंत्री जी का काम है वो पूरे भारत पे लागू होता है।
तो इस चीज़ की शुरुआत पहले से ही हो गई थी कि केंद्र अपने केंद्र की सूची अलग होगी और प्रांतीय विषयों जो उनके प्रांत अलग अलग होते हैं तो उनकी सूची अलग होगी और दोनों अपने अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, यही इस पूरे पॉइंट में दिया गया है। लेकिन केंद्र, हाँ ये बात भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सरकार का ढांचा और केंद्रीय, ये जो है सरकार का ढांचा केंद्रीय एकात्मक ही बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रांतीय विषयों को पुनः दो, प्रांत के जो विषय हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया। कौन थे? हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता है और मंत्रियों की सहायता, और एक होते हैं आरक्षित विषय जिन पर गवर्नर की कार्यपालिका परिषद की सहायता करने का। ये आप केवल पढ़ने के लिए है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये केवल पढ़ने वाला पॉइंट है यहाँ पर। इसमें भी आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको फिर बताता हूँ कि आपको इसमें केवल और केवल मैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके महत्वपूर्ण तत्व हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। अगला आपका आ जाता है साइमन कमीशन, साइमन आयोग। जो साइमन कमीशन जो आयोग है, साइमन आयोग है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको बहुत विस्तार से अच्छे से पढ़ना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं आपके। तो यहाँ पर साइमन आयोग सबसे पहले तो है क्या, इसको समझिए। सबसे पहले तो साइमन आयोग है क्या, आप इसको समझेंगे क्या होता है। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 को यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया की घोषणा की गई। अब इससे ही आपके अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले तो नवंबर 1927 से पहले, निर्धारित तिथि से 2 वर्ष पहले। ठीक है, निर्धारित तिथि से आपके 2 वर्ष पहले ही इन्होंने क्या किया था, एक आयोग का गठन किया था जिसके नेतृत्व, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। तो आपसे पूछा जाए साइमन आयोग का अध्यक्ष कौन था, सर जॉन साइमन थी। इसके आयोग में कितने सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इसको बनाने का उद्देश्य हमारा क्या था, इसको बनाने का उद्देश्य नए संविधान में भारत की स्थिति का क्या है, मतलब भारत जब नया संविधान यहाँ पर बनेगा, भारत में बनेगा, तो भारत की स्थिति इसमें क्या रहेगी। अब इसके बाद आयोग ने सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए इस दल का बहिष्कार किया गया था। आयोग ने 1930 को अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली को, सरकारों को विस्तार और ब्रिटिश संघ स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिशें की। ठीक है, सिफारिशें की। इसके बाद में हाँ, अब यहाँ से आपके कुछ पॉइंट आपके निकल कर आते हैं। क्या क्या पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने एक नारा को सुना होगा, साइमन गो बैक, बहुत लोगों ने सुना होगा। एक मूवी भी आई थी गांधी की, मतलब बहुत सारी फिल्में आई हैं, उसमें एक नारा है, भगत सिंह की फिल्म है, उसमें कहा साइमन गो बैक। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। इसका बहिष्कार क्यों किया गया था, क्योंकि इस आयोग में सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया था। आयोग ने 1930 को कब रिपोर्ट पेश की थी, आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, उसके 2 वर्ष पहले तक उन्होंने पूरा जायजा लिया। 1927 में उन्होंने गठन किया था और 1930 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें उन्होंने सिफारिशें कौन कौन सी की, द्वैध शासन प्रणाली आपकी जारी रहेगी, राज्यों में सरकारों का विस्तार और ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की। मतलब आपके 3-4 पॉइंट आपको ये याद रखना है। बहुत बार यूपीएससी में ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन कौन से प्रावधान थे जो साइमन आयोग में नहीं थे या साइमन आयोग में थे। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि द्वैध शासन व्यवस्था साइमन आयोग में था, राज्यों सरकारों का विस्तार और ब्रिटिश सरकार में संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, हो सकता है एक कथन ऐसा कह दे कि साइमन आयोग ने कहा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन को व्यवस्था जारी नहीं रहेगी, तो आपसे पूछा जाए क्या ये कथन सही है या गलत है, तो आप इसको क्या बताएंगे, नहीं गलत है, क्योंकि सही कथन क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था में साइमन आयोग ने कहा था कि उसको जारी रखने की सिफारिशें की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आयोग के प्रस्तावों पर, अब इस आयोग के प्रस्ताव पर, अब आपने ये नाम सुना होगा गोलमेज सम्मेलन।
गोलमेज सम्मेलन का नाम सुना होगा आपने। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या था कि एक गोल मतलब मेज मतलब एक गोल टेबल पर बैठकर होने वाली सम्मेलन, जो कि जिसका कारण क्या था, जिसका कारण ये था कि जो साइमन आयोग, जो आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उस पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार और भारत में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए थे। ठीक है, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें जो क्या था, इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संविधान सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया था, जिसमें विचार के लिए ब्रिटिश संसद को संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया था। इस समिति की सिफारिशों को 1935 के भारत परिषद अधिनियम में शामिल किया गया था। अभी ये जो 1935 का अधिनियम होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा। हो सकता है इसमें 10 से 12 मिनट हमारे इसी में लग जाएँ। अभी हमारा वीडियो कितना हो चुका है, वीडियो की यदि हम बात करें, हमारा 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। इसके आगे हम आपको और भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहे हैं। तो अगला है इसमें सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड की यदि हम बात करें, सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या थी, इसमें जो एक अलग बात थी जो रैमजे मैकडोनल्ड की थी, इन्होंने क्या किया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन, चलो ठीक है, इन्होंने कि मुसलमानों का अलग प्रतिनिधित्व दिया, सिखों का अलग दिया, ईसाइयों का अलग दिया, यूरोपीय लोगों का अलग दिया, लेकिन इसके साथ इन्होंने भारत में क्या किया था, जो हिंदू लोग थे, हिंदू लोग को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो हो गया उनका जो उच्च जाति के लोग हो जाते हैं, जैसे मान लो जो हमारे जो क्षत्रिय हो जाते हैं, ब्राह्मण हो जाते हैं, वैश्य हो जाते हैं, इनको उन्होंने एक अलग कैटेगरी में रखा, और साथ ही दलित का पृथक निर्वाचन व्यवस्था को इन्होंने इसमें प्रस्तावित दिया था। इस चीज़ से क्या हुआ था, गांधी जी बहुत व्यथित हुए थे। गांधी जी ने बहुत चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो निर्वाचन है आपका, ये चीज़ आपकी गलत है कि हिंदू अलग नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, हिंदू मतलब अंग्रेजों की नीति तो रही है डिवाइड एंड रूल की, उनकी तो नीति पहले से ही ये रही है। तो इन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने इस बात से उन्हें बहुत व्यथित हुए थे, और इन्होंने इसके लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने क्या किया, यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया था। अतः कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसे संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा और दलित के लिए सभी स्थान आरक्षित कर दिए। जो आरक्षण जो आज हम बात करते हैं, तो आरक्षण की शुरुआत आपकी यहाँ पर ये प्रावधान जो हुआ था, ये जो आपका यहाँ पर जो गांधी जी के साथ समझौता हुआ था, उसके तहत आरक्षण आज हमारा बरकरार है। समझौते में क्या किया गया था, हिंदुओं के लिए निर्वाचन के साथ साथ जो दलित नेताओं और कांग्रेस नेताओं के समझौते में यह तय हुआ था कि चलिए हिंदुओं का निर्वाचन जारी रहेगा, लेकिन दलितों के लिए एक अलग से आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। मीन्स कुछ सीटें, जैसे आज के समय में वर्तमान समय में जैसे 100 सीटें होती किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें 33% सीटें दलितों के लिए, जो SC ST वर्ग के लोग हो जाते हैं उनके लिए आरक्षित रहती हैं। ठीक है, इसके बाद ये आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका याद रखना है। ये इसमें एक एक पॉइंट में आपके इतने सारे प्रश्न बन जाएंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, भारत शासन अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा विस्तारित दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, किसमें? भारत शासन अधिनियम में। हमारा जो अभी वर्तमान का संविधान है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत शासन अधिनियम से डायरेक्ट ले ली गई थी। अभी जब मैं अगला वीडियो आपको बनाऊंगा कि भारत के संविधान में अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्रीज से जो हमने प्रावधान लिए हैं, उनमें से एक कंटेंट, एक हेडिंग आपकी ये भी रहेगी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन से पॉइंट लिए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे कि इसने क्या किया, एक रियासतों को, जो राज्य है, राज्य की रियासतों को इकाई माना, और इसके तहत केंद्र और राज्यों में 3 प्रकार की सूचियाँ, अभी वर्तमान में भी बिल्कुल ऐसा ही है,
वर्तमान में हमारे यहाँ पर 3 सूचियाँ लगती हैं, एक संघीय सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। ठीक है, एक संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, जिसमें अलग अलग विषयों का विस्तारित किया गया है। वर्तमान में बिल्कुल यही सिस्टम चलता है। इस सिस्टम की शुरुआत यदि हम बात करें आपसे कब हो गई थी, 1935 के अधिनियम से ये चीज़ आपकी ली गई है। कौन कौन सी? संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की यदि हम बात करें, संघ सूची केवल उसमें केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची में केवल राज्य बना सकता है, समवर्ती सूची में कौन बना सकता है? केंद्र राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है, अवशिष्ट शक्ति वायसराय को दी गई। इसका मतलब बेटा ये होता है कि यदि मान लो अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई, हाँ, क्योंकि इसका मतलब ये होता है वर्तमान में भी ऐसा ही है। यदि मान लो केंद्र समवर्ती सूची से कोई कानून बना देता है, समवर्ती सूची से यदि कोई कानून बना देता है, तो केंद्र का जो कानून है वो प्रभावी होता है राज्य के मुकाबले। मान लो कोई एक मुद्दा है, कोई एक विषय है जिस पर केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी कानून बना दिया, तो दोनों कंडीशनों में केंद्र का जो कानून रहेगा वो मान्य रहेगा और राज्य का फेल हो जाएगा समवर्ती सूची में से। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यहाँ पर ये है कि द्वैध शासन व्यवस्था। अभी मैंने आपको ये चीज़ द्वैध शासन व्यवस्था, देखो मैंने बता रहा हूँ, द्वैध शासन व्यवस्था आपकी फिर समाप्त कर दी गई थी। जो आपकी शुरू की गई थी वो आपकी द्वैध शासन व्यवस्था फिर से समाप्त कर दिया गया था, लेकिन प्रांतीय स्तर पर इसका शुभारंभ कर दिया। मतलब केंद्र में इसका बदल कर दिया था, प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी, लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया था। मतलब प्रांतीय स्वायत्तता का यहाँ पर शुभारंभ कर दिया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर जो आपका आता है ये पॉइंट, ये 8th नंबर का जो पॉइंट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। क्या है ये पॉइंट, इसको समझेंगे यहाँ पर। इसके अंतर्गत देश में मुद्रा और साख का नियंत्रण के लिए भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। जो रिजर्व बैंक आज हम जिसको हमारे नोटों पर जिनके हस्ताक्षर होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के, वो जो रिजर्व बैंक है वो रिजर्व बैंक आपका सबसे पहले 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इसके तहत यूपीएससी संघीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की थी और इसके साथ ही साथ राज्य लोक सेवा की भी, अलग अलग राज्यों में राज्य लोक सेवा की भी स्थापना की गई थी। इसके तहत आपका 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की थी। ये आपके 2-3 पॉइंट आपको और अच्छे से इंपॉर्टेंट याद करना है। ये जो है आपका 1947 का क्लेमेंट एक्ट ने घोषणा करी। ये आपका सेकंड जो उसका भाग है ये आपको केवल पढ़ने के लिए है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं इसकी तो मैं पीडीएफ भी आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगा। इसको सबसे पहले यदि इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें माउंटबेटन योजना इसको कहा जाता है। ये क्योंकि उस समय भारत की वायसराय कौन बनकर आए थे? लॉर्ड माउंटबेटन बनकर आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था। इसकी कुछ विशेषता हैं, इसको मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। ये आपके लिए पढ़ने के लिए है केवल, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं बैठ के, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको याद रखना है, कुछ बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। कौन कौन सी बातें आपकी हो जाती हैं? कभी कभार क्या होता है, आप पूरी अंतरिम सरकार यहाँ पर आपको उस समय की 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसको यहाँ पर बताया गया है। अभी संविधान सभा का भी एक लेसन है, वो आपको अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। यहाँ पर क्या हुआ था, अंतरिम सरकार की व्यवस्था की थी जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू को अलग सदस्य बनाया गया था। 1946 की एक कैबिनेट है, ये 1946 की कैबिनेट है। इसमें से आपको पूरी कैबिनेट याद नहीं रखना, मैं कहता हूँ आप बस यहाँ पर कुछ वर्ड, जो जॉन मथाई है इनके पास कौन सा था, उद्योग और नागरिक आपूर्ति, और इसके बाद हो जाता है सरदार बलदेव सिंह, तथा इसके बाद CH भाभा। ये आपके 3 आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में तो नहीं आया है, लेकिन ये इंटरव्यू में, यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है, जो आप मेंस क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते, उसके उस समय ये 2-3 आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना। लेकिन और आप ना बता पाए तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है आपकी एक इंप्रेशन पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसमें जो जॉन मथाई वाला पोर्शन है, ये जॉन मथाई आप दोनों याद रखेंगे। जॉन मथाई पहले क्या थे और अभी क्या थे? पहले ये क्या थे, यहाँ पर जॉन मथाई आपके पहले उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे, अब ये कौन बन गए हैं? रेलवे और परिवहन मंत्री बन गए हैं। इसके बाद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का आप याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी का याद रखेंगे। ये हमारे संविधान सभा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, संविधान सभा के यहाँ पर अध्यक्ष भी थे। साथ ही साथ इनके पास कौन सा था? खाद्य और कृषि मंत्रालय भी इनके पास था। ठीक है,
इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी आपको याद रखना है, BR अम्बेडकर, ये कौन से सदस्य थे? विधि सदस्य थे, कानून मंत्री हमारे यहाँ के थे। ठीक है, ये आपके पढ़ने के लिए, आप इसको आराम से घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के दौरान भारत में हमला, जो भारत का क्या हुआ था, ये जो है अपना समाप्त हो गया था, मतलब अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ से समाप्त हो गया था। इसमें एक बात आपको और याद रखनी है, क्या याद रखनी है आपको, कि भारत से सम्राट पद शब्द का भी समाप्त कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी एक बार आया कि शाही उपाधि, मतलब इससे पहले भारत के जो राजा महाराजा थे उनको राजा महाराजा की उपाधि दी जाती थी, गवर्नमेंट उपाधि होती थी, लेकिन अब हमारे यहाँ पर कोई किसी को भी किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। हाँ, कोई यदि अपने यहाँ पर जैसे बहुत से राजा महाराजा हैं, उनको यदि अपने लोगों के मुंह में, लोगों के यदि हिसाब से दिखा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन गवर्नमेंट तौर पर सब लोग समान हैं। ठीक है, सरकारी नज़र के हिसाब से सब लोग समान हैं। इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है, 5वें नंबर का जो पॉइंट है आपको, ये क्वेश्चन भी आया है बहुत बार। बजट की व्यवस्था ब्रिटिशकालीन भारत ने 1860 में शुरू कर दी गई थी। मतलब भारत में जो बजट स्टार्ट होता है, यदि बजट की हम बात करें, भारत में जो बजट जो अभी हमारे यहाँ पर पेश किया जाता है, वो सबसे पहले क्या किया था, ब्रिटिशकालीन ने 1860 में उसकी शुरुआत की थी। कब की थी? 1860 में उसकी शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, उसके पहले हमारे यहाँ बजट की व्यवस्था नहीं होती, मतलब प्रत्येक साल के पहले एक ऐसी व्यवस्था की जाती कि हमें साल भर क्या क्या खर्चा करना है, यही आपका बजट होता था। तो ठीक है, तो ब्रिटिशकालीन बजट यहाँ पर 1860 में आपकी इसका शुरुआत कर दी गई थी। चलिए, आज का मैं वीडियो यहीं पर आपका समाप्त करता हूँ। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपका कल जो आपको मैं बताता हूँ, कल मैं आपको इसका अगला लेसन संविधान, हमारे भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, जय हिंद, जय भारत।